नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेड फॉर स्टडी। आज हम आपको बताने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति का क्या अर्थ होता है, क्या होती है विदेश नीति, कोई देश विदेश नीति कैसे बनाता है और उसके मूल निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं। इन सभी प्रश्नों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि विदेश नीति का क्या मतलब है और किसी देश के लिए महत्वपूर्ण कैसे होती है। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और एक राजनीतिक प्राणी होने के नाते समुदाय में रहना वो पसंद करता है। उसकी इसी भावना से परिवार, गांव, समुदाय और अंततः राज्य रूपी संस्था का निर्माण हुआ। राज्य रूपी संस्था में भी समय और परिस्थिति के हिसाब से उत्तरोत्तर विकास होता रहा है और वर्तमान की बात करें तो समूचे विश्व में लगभग 200 से भी अधिक संप्रभु राज्यों का अस्तित्व दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं कि सारे राज्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग रहते हैं, किसी न किसी रूप में ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आज तो भूमंडलीकरण का युग है, वैश्वीकरण का ज़माना है, आज तो इनका एक दूसरे से अलग रह पाना संभव ही नहीं है। किंतु प्राचीन युग में जब यातायात के इतने साधन नहीं थे और संचार और तकनीक का भी विकास नहीं हुआ था, तब भी एक राज्य दूसरे राज्यों से दूतों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से संबंध स्थापित किया करते थे। हिंदुस्तान का प्राचीन इतिहास देखें तो जो इतिहास वाले हो जानते होंगे, हिंदुस्तान का व्यापार बहुत दूर दूर तक फारस, जावा, सुमात्रा, जो आधुनिक इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, यहाँ तक फैला हुआ था। ईसा से 300 साल पहले ही अगर हम देखें तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे दूत लंका और चीन कहाँ तक भेजे थे, बहुत दूर तक। उदाहरण बताते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच इनके माध्यम से संबंध स्थापित किया करता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया था, फायान और ह्वेनसांग जैसे चीनी यात्री आए थे भारत में। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में अंग्रेज यात्री सर टॉमस रो आया और उसने के जरिए भारत को पश्चिमी दुनिया की जानकारी मिली। बर्नियर नामक एक फ्रांसीसी डॉक्टर जो मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में रहा करता था, कई वर्षों तक वहाँ उसने शाही हकीम के रूप में काम किया था। कहने का मतलब यह है कि विदेश नीति की अवधारणा कोई नई अवधारणा नहीं है। प्राचीन काल से हम देखें तो हमारे जो भारतीय राजनीति के पिता थे कौटिल्य, उन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा था उसमें उन्होंने मंडल सिद्धांत का जिक्र किया है और मंडल सिद्धांत ये बताता है कि वास्तव में एक राजा को दूसरे राजा के साथ संबंध कैसे और किस प्रकार निर्धारित करना चाहिए, उसका आधार क्या होना चाहिए, इसका उसके उन्होंने विधिवत व्याख्या की है। वर्तमान विदेश नीति का संदर्भ लें तो सबसे पहले इसको समझ लेने की जरूरत है, इसका अर्थ समझ लेने की जरूरत है। जब एक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी मजबूती और बढ़ोतरी के लिए अपने पड़ोसी राष्ट्रों अथवा विश्व के अन्य राष्ट्रों से अपना संबंध बनाने और अपने विद्यमान संबंधों को विनियमित करने की दृष्टि से जो नीति अपनाता है उसे उस राज्य की विदेश नीति कह सकते हैं। साधारण शब्दों में विदेश नीति से तात्पर्य उस नीति से होता है जिसके आधार पर कोई राष्ट्र दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों का निर्धारण करता है। इसी को विस्तार से देखें तो एक देश का दूसरे देश के साथ कैसा संबंध होगा, मैत्री का होगा, शत्रुता का होगा, तटस्थता का होगा, दोनों के मध्य संबंध कैसे होंगे, व्यापार वाणिज्य कैसा होगा, सामाजिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक, रणनीतिक संबंध कैसा होगा, इन सभी का निर्धारण जो होता है वो विदेश नीति के अंतर्गत ही किया जाता है। उम्मीद है विदेश नीति का अर्थ आप समझ गए होंगे। अब आपको ये समझना है कि एक देश जब अपनी विदेश नीति बनाता है तो उन्हें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। अर्थात प्रत्येक राष्ट्र के लिए कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और प्रत्येक राष्ट्र उनका आवश्यक रूप से ध्यान रखता है। इनको हम विदेश नीति के निर्धारक तत्व कह सकते हैं। आज हम ऐसे कुछ प्रमुख तत्वों की विवेचना आपके लिए यहाँ करने वाले हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है जनसंख्या का। जनसंख्या वह महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है जिसकी कोई देश अवहेलना नहीं कर सकता है। जिस देश की जनसंख्या बहुत कम है या जिस देश की बहुत ज़्यादा है, दोनों की विदेश नीति में आप देखेंगे कि कुछ न कुछ फर्क आपको दिखाई पड़ता है। चीन दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश है और निश्चित ही वहां की प्रगति में वहां के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश, 0.2 माइल स्क्वायर मीटर उसका क्षेत्रफल है, 1000 के आसपास जनसंख्या है, कुछ ज्यादा हो सकता हो गई हो। ऐसे दोनों देशों की तुलना आप कैसे कर सकते हैं? आज चीन दुनिया का महाशक्ति बना हुआ है। भारत को ले लीजिए, भारत दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा आबादी वाला देश है और जनसंख्या के आधार पर ही आज विश्व का सबसे बड़ा बाजार बनकर के उभरा है। यहाँ कई देश, विकसित देश अपना कारोबार बढ़ाने की फिराक में हमेशा लगे रहते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता मांगने का बड़ा आधार भी यहाँ की जनसंख्या ही है।
कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई देश विदेश नीति बनाता है तो वहां की जनसंख्या की एक बड़ी भूमिका होती है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है भौगोलिक स्थिति। इसका मतलब ये है कि दुनिया के मानचित्र में कौन देश कहाँ स्थित है, इसका असर भी उसकी विदेश नीति में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए भारत की स्थिति ऐसी है कि वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और उसके एक तरफ हिमालय है। अब ऐसे में भारत की जो विदेश नीति बनेगी उसमें नौसेना का बहुत महत्व होगा। अंतर्राष्ट्रीय नौ परिवहन पर भी बहुत ध्यान रहेगा। हमारे आसपास के जो तटीय पड़ोसी देश हैं जैसे श्रीलंका है, मालदीव है, इनको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर नेपाल को देखें जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है, वो चारों तरफ से स्थलीय भूभाग से घिरा हुआ है, तो उसके लिए नौसेना रखने का कोई अर्थ नहीं है, नौ परिवहन का उसके लिए कोई अर्थ नहीं है। कहा जाता है इंग्लैंड ने अपनी नौसेना के जबरदस्त क्षमता के आधार पर ही आधे से अधिक दुनिया में अपना साम्राज्य कायम किया था। सोवियत रूस को ले लीजिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला एक राज्य है, एक देश है, उसका विशाल आकार है, उसकी सुरक्षा का कारण रहता है। कनाडा की भी कमोबेश स्थिति है, उसके काफी भाग में बर्फ जमी रहती है। तो वहां की विदेश नीति में इन सब चीजों का मतलब दिखाई पड़ता है। तीसरा महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों से तात्पर्य उन संसाधनों से है जो किसी देश के पास प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। जैसे वहाँ कोयले का भंडार कितना है, यूरेनियम का क्या है, इस्पात कितना है, खनिज तेल क्या है, गैस क्या है, जो प्राकृतिक रूप से उस देश की भू भाग में पाए जाते हों, उस पर उनका अधिकार होता है। और किसी देश के पास प्राकृतिक संसाधन जितने अधिक मात्रा में हैं, जितने महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं, उतना ही अधिक वो प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रखता है। प्रत्येक देश उस देश के साथ अपनी विदेश नीति को सही रखना चाहेगा। जैसे उदाहरण के लिए सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, ये सब बहुत विशाल राष्ट्र नहीं हैं, किंतु अपने खनिज तेलों के बदौलत, पेट्रोल डीजल की उपलब्धता के कारण, उनकी प्रचुरता के कारण इनकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी महत्ता ये बनाए हुए हैं। कोई देश अपनी विदेश नीति में इन तत्वों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अगर अमेरिका के पास यूरेनियम है तो उसकी ताकत का वो बहुत बड़ा कारण है। भारत के पास कोयला है तो कोयले के आधार पर भारत ने भी बहुत अपना विकास किया है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि किसी देश के पास जो प्राकृतिक संसाधन हैं उस देश की विदेश नीति को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। चौथा तत्व है तकनीकी और औद्योगिक क्षमता का विकास। तकनीकी और औद्योगिक क्षमता किस देश के पास कितनी है, इसका भी विदेश नीति के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर किसी देश में तकनीकी और औद्योगिक विकास चल रहा है, शुरुआत हुई है, तो वहाँ की विदेश नीति और जिस देश में वो पूरी तरह से डेवलप कर चुका है, तकनीकी क्षमता और औद्योगिक क्षमता से पूरी तरह समृद्ध राष्ट्र है, उसकी विदेश नीति में जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे आज चीन का देखते हैं, प्रत्येक सामान दुनिया के किसी बाजार में भरा पड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि वहाँ औद्योगिक और तकनीकी दृष्टि से बहुत ज़्यादा समर्थ राष्ट्र है, बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है उसकी वजह से, और उसके सामानों से दुनिया के बाजार भरे पड़े हैं। भारत के स्टील उद्योग के ले लीजिए, बहुत अच्छी स्थिति में है। जापान का ऑटोमोबाइल क्षेत्र है, वो दुनिया में बहुत आगे है। व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से कोई भी देश विदेश नीति के निर्धारण में इनको अनदेखा नहीं कर सकता है। अगला महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है सैनिक क्षमता का। सैनिक क्षमता सबसे ज्यादा प्रभाव विदेश नीति में रखती है। आज आपको पता होना चाहिए कि अपनी सैनिक क्षमता के बल पर ही अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र बना हुआ है। भले ही सैनिकों की संख्या के मामले में चीन सबसे ज्यादा सैनिक रखने वाला देश है, लेकिन जहां तक हथियारों की बात है, उनकी उच्च गुणवत्ता, उच्च तकनीक के कारण, सशक्त हथियारों के बल पर अमेरिका सर्वोच्च सैनिक क्षमता वाला, सर्वाधिक सशक्त सैनिक संपन्न राष्ट्र माना जाता है। इसी तरह से जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, ज़्यादातर, चाहे रूस की बात करें, चाहे इंग्लैंड की बात करें, चाहे फ्रांस की बात करें, सभी सैनिक क्षमता से पूर्णतः संपन्न हैं और मजबूत राष्ट्र माने जाते हैं। उनकी विदेश नीति में भी इस बात को बहुत प्रमुखता से रेखांकित किया जाता है। भारत की भी अगर बात करें तो हमारी भारत की सैनिक क्षमता पहले से बहुत अधिक बढ़ी है। हमने 1974 में परमाणु विस्फोट किया और जब 1998 में दूसरा परमाणु विस्फोट हुआ तो उसके बाद से हमारा अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पर सैनिक क्षमता के मामले में कद बहुत बढ़ गया है। अंतिम तत्व है विचारधारा का। विचारधारा वह तत्व है जो किसी देश की विदेश नीति का बहुत महत्वपूर्ण निर्धारण करती है। अर्थात किसी देश के मूल्य और आदर्श क्या हैं जिन्हें लेकर वो अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहता है और आगे बढ़ा रहा है। एक समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो विचारधाराओं में बंट गई थी, एक पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी समाजवादी विचारधारा। हालांकि वर्तमान में ऐसा कोई विभाजन हम आज की दुनिया में नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी वर्तमान दौर में भी हम बहुत सारे मूल्य और आदर्श वाले राष्ट्र अलग अलग देख सकते हैं। जैसे भारत शुरू से ही अहिंसा और विश्व बंधुत्व की बात करता रहा है, वह आक्रमण के बजाय समझौते में विश्वास रखने वाला देश रहा है, जबकि चीन साम्यवादी देश है, वो विस्तारवादी नीति अपनाता है। वहीं उत्तरी कोरिया को देखें तो गैर लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाला देश है, आक्रामक नीति अपनाता है। तो पाकिस्तान को देखें तो वहाँ धार्मिक कट्टरपंथ बहुत ज़्यादा है, धर्मांधता पर जोर दिया जाता है। तो कहने का मतलब जब कोई देश विदेश नीति अपनी निर्धारित करता है तो ये भी देखता है कि हम किस देश के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, किस विचारधारा का देश है, उससे हमें कहाँ तक अपने संबंधों को विकास करना है, कहाँ तक उनको प्रश्रय देना है, कहाँ तक उनको मजबूत करना है, कहाँ तक कम रखना है, किससे तोड़ना है, किससे जोड़ना है। ये सारी चीज़ें निर्धारित करने में विचारधारा का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। उम्मीद है कि विदेश नीति का अर्थ और उसके निर्धारित तत्व का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमियों और सुझावों के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। देखते रहिए मेड फॉर स्टडी। धन्यवाद।